नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, संसद में मेरे पिता का अपमान हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप अपमान करते पर सजा नहीं होती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में मेरे पिता का अपमान हुआ, ये कह रही है प्रियंका गांधी। थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया जो हम आपको बता रहे हैं। और प्रियंका गांधी का साफ तौर पर कहना है, उनका कहना है कि हम नफरत की विचारधारा नहीं रखते, मेरे परिवार के लोग देश के लिए शहीद हुए हैं, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। और हम नफरत की विचारधारा नहीं रखते, मेरे शहीद पिता का संसद में अपमान किया गया, तिरंगे में मेरे परिवार का खून शामिल है, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के समर्थकों को संबोधित कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। पीएम मोदी ने मेरे परिवार का अपमान किया है। आज भी कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही है, जनता की संपत्ति एक आदमी को दी जा रही है। राहुल जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल देश को तोड़ना नहीं जोड़ना चाहते हैं। लाखों लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम बड़ी बातें जो प्रियंका गांधी ने कही वो हम आपको बता रहे हैं। एक आदमी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, राहुल के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, ये कह रही है प्रियंका गांधी। सत्याग्रह से हुंकार, अयोग्यता बनी हथियार। संकल्प सत्याग्रह से राहुल को संजीवनी मिल रही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जोरदार हमला बोला है सरकार पर। उन्होंने कहा है कि हम नफरत की विचारधारा को नहीं रखते हैं, मेरे शहीद पिता का संसद में अपमान किया गया, ये कह रही है प्रियंका गांधी। तमाम आरोप उन्होंने लगाए सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, तिरंगे में मेरे परिवार का खून शामिल है। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं। उस शहीद तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमकर निशाना साधा है सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तमाम आरोप उन्होंने लगाए कि किस तरीके से जो कई मंत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो उनके परिवार के बारे में क्या कुछ नहीं कहते। लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि मेरे शहीद पिता का अपमान किया गया। राहुल गांधी जो हैं वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि तिरंगे में मेरे परिवार का खून शामिल है। पीएम मोदी ने मेरे परिवार का अपमान किया है। कई ऐसी बातें प्रियंका गांधी ने रखी। उनका कहना था कि बीजेपी के जो नेता हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं नमित का। नमित, हमने देखा था कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज हम देख रहे हैं लेकिन प्रियंका गांधी जोरदार हमला उन्होंने बोला है और तमाम आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर, सरकार के मंत्रियों के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हमेशा मेरे परिवार को निशाने पर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। देखिए बिल्कुल रवीश, जिस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस का आज एक दिन का संकल्प सत्याग्रह राजघाट पर चल रहा है। इस बार ये तस्वीरें एक बार कैमरा पर्सन से कहूं कि दिखा दे, क्योंकि दूर जो बड़ा मंच है वो कांग्रेस ने बनाया है और वहां पर तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, प्रियंका गांधी जिन्होंने आधे घंटे से ज़्यादा अभी जो अपनी बात थी वो रखी और सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि मेरे पिता और जो मेरी माँ का जब अपमान किया जाता
जाता है संसद के अंदर, उस वक्त आखिर बीजेपी कहां जाती है, क्यों बीजेपी उस वक्त एक्शन नहीं लेती है। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया है और उन्होंने आखिरी लाइन में अपने कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हमारी लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। हालांकि सुबह जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर जुट रहे थे तो जो राजघाट के अंदर की तस्वीरें थी वो हमने देखी थी। वहां पर भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया था, क्योंकि राजघाट के अंदर जो प्रदर्शन की जो परमिशन थी वो दिल्ली पुलिस ने कैंसिल कर दी थी। उसके बाद राजघाट के सामने ही जो गांधी प्रतिमा है वहां पर ये जो बड़ा मंच है वो लगाया गया है। और अभी भी देखिए ये तस्वीरें, जो मेन गेट है राजघाट के अंदर जाने वाली रोड का, वहां से लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे अभी भी आना शुरू हुए हैं, क्योंकि शाम 5 बजे तक ये जो संकल्प सत्याग्रह है वो चल रहा है। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता हाथों में झंडे बैनर लेकर पहुंचे हैं। क्या कैसे देख रहे हैं, क्योंकि संसद सदस्यता तो चली गई है राहुल गांधी की, आगे का रास्ता कैसे होगा? ये एक इनका एक तानाशाही है और ये हिटलर राज है। और एक पुरानी कहावत है, घोड़ों को मिलती नहीं घास, गधे खाते हैं चरम त्रास। और लुटा बैठा हूँ पिटा बैठा हूँ, मैं तो राहुल गांधी के लिए मिटा बैठा हूँ। बंद कमरे में मन घबराता है, फिर भी मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मुझे राहुल गांधी नजर आता, राहुल गांधी नजर आता। तमाम कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने तरीके से कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। थोड़ा मेरे कैमरा पर्सन आगे आएंगे तो दिखाऊंगा कि कांग्रेस के न केवल दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, बड़ा सा बैनर रवीश आपको नजर आ जाएंगे जिसमें सीधे तौर पर लिखा है, ना डरेंगे ना झुकेंगे और लड़ेंगे। ये मनोज यादव है जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये जो बैनर है वो लगाया गया है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सदस्यता चली गई है राहुल गांधी की, अब जो 2024 का इलेक्शन है वो उसकी तैयारी कैसे होगी, कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, इस देश में 150 करोड़ की आबादी है। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस देश में एक पागल तानाशाह की सत्ता कायम हो गई है, जिसको हटाने के लिए लोगों को सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करना पड़ेगा। वो बात आगे निकल गई है चुनाव तक की, ये बात अब लड़ाई होगी सड़क तक, और उसके लिए आगे बढ़कर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव में लोग हारते जीतते रहते हैं, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, एक भी चुनाव नहीं लड़े। दरअसल चुनाव की बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2024 का चुनाव तो अगले साल है, लेकिन इस साल 3 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहां पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है? कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति पर नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी गांधी, नेहरू और सैकड़ों सालों से जो हमारी परंपरा है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर चलती है। हर कार्यकर्ता हर बूथ पे जो खड़ा है वो राहुल गांधी बनकर लड़ेगा इस बार। तो क्या आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि संसद के अंदर तो आपके जो बड़े नेता हैं वो जवाब दे रहे हैं, सड़क पर कैसे संघर्ष करेंगे? सड़क पर हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने शीर्ष नेतृत्व के अनुसार मोदी की ऐसी की तैसी कर देंगे, उनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे और चौकीदार चोर है। ये बड़ा विरोध जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जता रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि मंच से प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो यहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों से इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। रवीश, नमित, हमने देखा अगर हम पिछले 1-2 महीने की कांग्रेस की राजनीति देखें तो बड़े नेता उसमें फ्रंट फुट पर रहे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात करें या राहुल गांधी खुद आगे आए। प्रियंका गांधी का आज आगे आना, प्रियंका गांधी का आज मुखर होना और इस तरीके से अटैकिंग वहां पर भाषण देना, यह क्या दर्शा रहा है जो प्रियंका को आज आगे किया गया? देखिए, उसके पीछे 2 वजह हैं रवीश। पहला ये कि कांग्रेस को भी पता है कि यहां पर अगर वो फ्रंट फुट पर बैटिंग नहीं करेंगे तो वो पूरी तरीके से बैकफुट पर चले जाएंगे, क्योंकि जो बात का जिक्र मैं भी कार्यकर्ताओं से कर रहा था कि साल 2024 का चुनाव तो अगले साल है, लेकिन इस साल जो 3 राज्यों में जो 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी को अब आगे किया गया और प्रियंका गांधी ने मंच से आधे घंटे से ज्यादा जो अपना भाषण दिया उसमें सीधे तौर पर वो कई जगह भावुक होते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि हमने जो है इस देश को आजादी दिलाई है, मेरे पिता जब शहीद हुए थे उनका अपमान संसद के अंदर किया जाता, वहां पर कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस को भी पता है कि अगर वो अभी आगे नहीं आए तो फिर वो शायद इस साल में जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर वो वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन 3 राज्यों में चुनाव है वहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बाकी जो 2 राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी सरकार बचाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
नमित, क्या हम यहां से एक नए फेज की शुरुआत भी देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है और खबरों में जैसा अगर माना जाए कि चुनाव आयोग वायनाड में इलेक्शन भी करा सकता है और यही अगर आगे चलता रहता है, कोर्ट कन्विक्शन को नहीं हटाता है, तो फिर 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो गांधी फैमिली से, क्योंकि प्रियंका गांधी को हमने देखा उनको महासचिव बनाया गया, लेकिन उस तरीके से उनको भूमिका नहीं दी गई जो अब तक राहुल गांधी के पास थी या सोनिया गांधी के पास थी। क्या यहां से हम देखेंगे कि प्रियंका गांधी की भूमिका और बढ़ेगी और व्यापक स्तर पर बढ़ेगी? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी, अब ऐसे में क्योंकि कल जो मेरे सूत्रों ने जानकारी दी कि चुनाव आयोग अब अप्रैल के महीने में कोई तारीख डिसाइड कर सकता है जब वायनाड में उपचुनाव हो, लेकिन उससे पहले अभी राहुल गांधी के सामने तमाम जो विकल्प हैं वो खुले हुए हैं। वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट से भी अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उनको राहत नहीं मिली तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जी नमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमित त्यागी हमारे सहयोगी में तमाम जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए और सड़क पर उतरकर तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंकना चाहिए। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि राहुल गांधी जी की जिस तरीके से सदस्यता गई है उस पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी खत्म हो गए या सियासत खत्म हो गई है या कांग्रेस खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में ना रहे। हम गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, डगर-डगर, नगर-नगर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के इन काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगे और 2024 में हम दिल्ली के सिंहासन से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। ये आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है या आपको लगता है कि ये लोगों के मन में एक ऐसा भाव पैदा करेगी जो कांग्रेस के पक्ष में चीज़ों को मोड़ेगी? हम इसे किसी भी अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं ले रहे हैं। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो ताकत का केंद्र है, शक्ति का स्रोत है गांधी परिवार, उसको मिटाने की साजिश कर रही है और निरंतर कर रही है। इस साजिश को हम बेनकाब करेंगे। आपने ये भी कहा है कि कांग्रेस के सारे सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस संसद में राहुल गांधी नहीं हो तो फिर बाकी सांसदों का जाके क्या फायदा? तो ये बात लड़ाई अब सड़क पे लड़ी जाए, संसद में नहीं लड़ी जाएगी, सड़क पे लड़ी जाए। तो मैं सभी कांग्रेस के सांसदों से अपील करना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है बलिदान करने का। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनका कहना है कि कांग्रेस के सभी सांसद इस्तीफा दें और सड़क पर उतरें ताकि ये लड़ाई राहुल गांधी का जिस तरीके से संसद से सदस्यता गई है उसके बाद जन जन तक पहुंचाई जा सके। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। बड़ी खबर आपको बताते हैं, उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन मोड में यूपी पुलिस। गुजरात की साबरमती जेल पहुंची यूपी एसटीएफ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो गुजरात की साबरमती जेल में पहुंच चुकी है। अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस नजर आ रही है। तो स्पेशल टास्क फोर्स की जो टीम है वो गुजरात की साबरमती जेल पहुंची है। अतीक अहमद से पूछताछ करने पहुंची है यूपी पुलिस। अतीक अहमद को लाया जा सकता है प्रयागराज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार हत्याकांड में शामिल आरोपियों और माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल पहुंची है। यहां यूपी पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस अतीक को प्रयागराज ला सकती है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी हैं। अतीक अहमद जहां गुजरात के साबरमती जेल में बंद है तो वहीं अशरफ बरेली जेल में बंद है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साबरमती जेल के बाहर की ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पे कि यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची है, स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां पे पहुंची है। अतीक अहमद से पूछताछ वहां पे हो सकती है और माना यह भी जा रहा है कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एसटीएफ की टीम पहुंची है साबरमती जेल में, पूछताछ करेगी अतीक अहमद से। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर अतीक अहमद को देखा जा रहा है और अतीक अहमद से तमाम वहां पे सवाल जवाब हो सकते हैं। पूछताछ अतीक अहमद से की जाएगी और बड़ी खबर हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अतीक अहमद को प्रयागराज भी लाया जा सकता है। तो उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस जो है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। गुजरात की साबरमती जेल पहुंची है यूपी
एसटीएफ की टीम और साथ ही साथ अतीक अहमद से पूछताछ करेगी यूपी पुलिस। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं। साबरमती जेल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पे कि यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अतीक अहमद। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के इशारों पर ही उमेश पाल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है गुजरात की, और अगर उसके भाई की बात की जाए तो उसका भाई बरेली में जेल में बंद है, जबकि उसका बेटा फरार बताया जा रहा है। मेहुल झाला हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहुल, क्या ताजा अपडेट है? यूपी एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी है, पूछताछ की जाएगी अतीक अहमद से, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से न्यूज इंडिया ने इस खबर को शिद्दत से उठाया था, जब परसों रात पूरी रात जेल भर में राज्य भर की जेलों में 17 जेलों में छापेमारी हुई थी। कई जगह से संदिग्ध मादक पदार्थ भी मिले हैं। तकरीबन 40 पैकेट सूरत की लाजपुर जेल, जहां पर आशाराम का बेटा बंधक है, वहां से मिले थे। कुछ पीलों में से जो कहते हैं तंबाकू मिले थे, और कुछ मोबाइल भी मिले हैं 26 किस्म के राज्य भर की जेलों से। गुजरात के गृह मंत्री ने परसों देर रात छापेमारी की, रात भर छापेमारी चली। सबसे बड़ी बात यही थी कि अहमदाबाद की साबरमती जेल में जिस तरह से छापेमारी की गई, सर्च ऑपरेशन किया गया, न्यूज इंडिया ने सबसे पहले 15 दिन पहले ही वहां से वॉक थ्रू करके बताया था कि अतीक अहमद यहाँ है, और अतीक अहमद के इशारे से जेल में से मोबाइल करके उमेश पाल हत्याकांड का निर्देश दिया था। उसी खबर को लेकर ये पूरी प्रक्रिया की गई है गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के द्वारा। कल देर शाम गुजरात के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी सौंपी गई है कि गुजरात की जेलों में जो छापेमारी हुई है। सवाल ये, यूपी एसटीएफ की टीम वहां पे पहुंच चुकी है, पूछताछ क्या शुरू हो गई है? कितने देर पहले एसटीएफ की टीम वहां पे पहुंची थी? बिल्कुल, आज सुबह ही एसटीएफ की टीम पहुंची है। मैं जिस तरह से बता रहा हूं, इससे पहले भी हमने बताया था न्यूज इंडिया को कि एक्सक्लूसिव खबर में कि एसटीएफ की टीम गुजरात आ सकती है, कभी भी आ सकती है, क्योंकि इससे पहले अहमदाबाद के साबरमती जेल के इर्द गिर्द जो होटल है, जो बड़े रिहायशी अपार्टमेंट है, वहां पर भी उन्होंने पूछताछ और छानबीन की थी कि कौन कौन गुर्गे हैं जो यहाँ पर आए थे। और उससे पहले जेल मैनुअल जो देखा जाए उसके हिसाब से देखा गया था कि अतीक अहमद को मिलने के लिए कौन कौन आए थे। तो उमेश पाल की हत्या से पहले जो लोग मिलने यहाँ आए थे, संभावना यही बड़ी जताई जा रही है कि उमेश पाल की हत्या के लिए जो निर्देश इन्होंने दिए थे अतीक अहमद ने, अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से जो एक ग्रुप बना था उनका, उसी ग्रुप में उन्होंने निर्देश दिया था। पर उससे पहले कुछ लोग आए थे अतीक अहमद से मिलने के लिए। अब पूरा मामला यही है कि एसटीएफ की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। न्यूज इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि एसटीएफ की टीम कभी भी आ सकती है। एक हफ्ते पहले भी एसटीएफ की टीम यहाँ आ चुकी थी। उससे पहले निगरानी की थी उन्होंने इर्द गिर्द के होटल और संदिग्ध ठिकानों पर कि कौन कौन लोग यहाँ पर ठहरे हैं, क्योंकि उस वक्त मामला ये था कि अतीक अहमद का बेटा यहाँ छिपा होने की, गुजरात में साबरमती सेंट्रल जेल के इर्द गिर्द छिपे होने की बात हुआ करती थी। उसके लिए एसटीएफ यहाँ पर आई थी। नहीं मेहुल, अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये बनता है, एसटीएफ यूपी एसटीएफ उनसे पूछताछ तो करेगी, अतीक अहमद से तमाम सवाल जवाब करेगी, क्या प्रयागराज ले जाया जा सकता है अतीक अहमद को? क्योंकि बड़ा सवाल यही है, और कई बार अतीक अहमद के परिवार की तरफ से भी ये कहा गया है कि उनको प्रयागराज ना ले जाया जाए। कई बार यूपी सरकार के मंत्रियों की तरफ से बयान आ गया कि प्रयागराज लाएंगे, गाड़ी पलट सकती है। तो बड़ा सवाल यही है कि एसटीएफ यहां तो पूछताछ कर रही है, लेकिन क्या प्रयागराज लाया जाएगा अतीक अहमद को? देखिए रवीश, गाड़ी पलटना एक मुहावरे की तरह देखा जाना चाहिए। एक गाड़ी और पलट चुकी है, पर शाइस्ता जो है उनकी बीवी अतीक अहमद की, उन्होंने जो आशंका दायर की है, और पिछले हफ्ते अतीक अहमद ने भी एक याचिका दायर की है कि उनको यहाँ से इस जेल से ट्रांसफर ना किया जाए। जो भी करना है, पूछताछ करनी है, बातचीत करनी है, वो यहीं की जाए, उनको न ले जाया जाए उत्तर प्रदेश, क्योंकि उनको भी आशंका है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। इसी मामले को लेकर ये पैच फंसा हुआ है। अब एसटीएफ की टीम आई हुई है सुबह से साबरमती, चूंकि गुजरात के गृह मंत्री आज अपने निजी कार्यक्रम में बेंगलोर में व्यस्त है हर्ष संघवी, तो उससे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे या गृह विभाग से करेंगे। पर सबसे बड़ा मामला यह है कि अतीक अहमद के मामले में अब कार्रवाई हो रही है इतने दिनों के बाद,
जबकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद सबसे पहले न्यूज इंडिया ने बताया था कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश ले जाया जा सकता है इस पूरे इंट्रोगेशन के लिए। मेहुल, जब छापेमारी हुई थी क्या कुछ बरामद हुआ था? आपके सूत्रों ने क्या आपको जानकारी दी? इतनी बड़े स्तर पर छापेमारी चलाई गई, अलग अलग जेलों में छापेमारी चलाई गई, उसमें गृह मंत्री जो थे वो खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हर्ष सांघवी, और हर्ष सांघवी से आपकी काफी करीबी जान पहचान भी है। क्या कुछ वहां से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई थी? रविश, आपके भी हर्ष संघवी के करीबी दोस्त हैं। जब हमें याद है कि सूरत में हमारा आधे घंटे का इंटरेक्शन होना था, उस वक्त आपको भी उन्होंने संजीदगी से बातें बताई थी। मामला यही है कि हर्ष संघवी ने न केवल इसी मुद्दे को लेकर छापेमारी की थी, पर राज्य के मुख्यमंत्री को साथ जोड़ के, पूरी मॉनिटरिंग सेल को जोड़ के राज्य की तमाम जेलों में किस प्रकार की सुचारू व्यवस्थापन चल रहा है उसको लेकर उन्होंने छापेमारी की थी। कई जगह से संदिग्ध पदार्थ भी बरामद हुए हैं। जिस तरह से मैं बताऊं, तंबाकू के जोड़े मिले हैं, पीलों में डालकर लोग कैदी जो है वो तंबाकू चला रहे थे, खा रहे थे और बांट रहे थे। 27 जितने मोबाइल भी मिले हैं 17 जेलों में इंट्रोगेशन के दौरान। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि साबरमती सेंट्रल जेल में अतीक अहमद 2019 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहाँ पर बंधक है। और इसी मामले को लेकर अतीक अहमद के गिरोह के कौन कौन लोग यहाँ पर साबरमती सेंट्रल जेल में आए थे, किन किन से मिले थे, क्या व्यवहार हो रहा है, क्या वाकई मोबाइल से बातचीत हो रही है सेंट्रल जेल से या जिला जेल से, उसी की तफ्तीश के लिए हर्ष संघवी ने राज्य भर की जेलों में छापेमारी की थी। कई संदिग्ध पदार्थ मिले हैं, उसकी रिपोर्ट कल देर शाम गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तक पहुंच चुकी है। अब आगे संज्ञान होगा। पर सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अतीक अहमद की पूछताछ के बाद अगर जरूरत पड़ने पर अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जा सकता है। यहां से पूरी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को वहां ले जाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। रवीश जी, मेहुल आप हमारे साथ बने रहे। तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो थी, अहम जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला हमें दे रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन मोड में है यूपी पुलिस। गुजरात की साबरमती जेल पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात की साबरमती जेल पहुंची है यूपी एसटीएफ की टीम। अतीक अहमद से पूछताछ करने यूपी पुलिस पहुंची है साबरमती जेल। जैसा कि आप जानते हैं कि अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल पहुंच चुकी है। वहां लगातार अतीक अहमद से पूछताछ हो रही है और खबर यह भी है कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार हत्याकांड में शामिल आरोपी और माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच यूपी पुलिस गुजरात जेल पहुंची है। यहां यूपी पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस अतीक को प्रयागराज ला सकती है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी है। अतीक अहमद जहां गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, तो वहीं अशरफ बरेली जेल में बंद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। साबरमती जेल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची है। यूपी एसटीएफ की टीम फिलहाल अतीक अहमद से पूछताछ कर रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। नीरज मिश्रा जुड़ रहे हैं लखनऊ से, मेहुल झाला हमारे वरिष्ठ सहयोगी वो जुड़ रहे हैं गुजरात से। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करते, कितना अहम माना जाए इस जांच को, क्योंकि एसटीएफ की टीम अब पहुंच चुकी है साबरमती और वहां पर अतीक अहमद से पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज से एसटीएफ की जो टीम है और प्रयागराज पुलिस है ये पहुंच चुकी है इस समय साबरमती जेल में। वहां अतीक अहमद बंद है और ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। आपको बताएं कि अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उन्हीं में से एक मामले की सुनवाई 28 तारीख को होनी है और 28 तारीख को उसको कोर्ट में रहना वहां पर जरूरी है। तो इसलिए जो प्रयागराज की पुलिस है, एसटीएफ है, जांच एजेंसियां हैं, वो अतीक अहमद के पास पहुंची हैं और ये माना जा रहा है कि 28 तारीख को पेशी है, तो उसके पहले अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। और इसके लिए जो भी जेल मैनुअल की जो कार्रवाई है, जो भी वहां पर लिखा पड़ा था, वो सारी करने के बाद अतीक अहमद को सड़क मार्ग से प्रयागराज लाने की तैयारी की गई है। मेहुल झाला भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें वो दे रहे हैं। मेहुल, क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अभी सामने आ रही है? पूछताछ अभी भी जारी है? सेंट्रल जेल पहुंची हुई है, उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि मामला यह है कि जो जेल अधीक्षक है KNL राव, उनसे बात होगी और उसके बाद गृह राज्य मंत्री से परमिशन लेने के पश्चात
हो सकता है कि उनको प्रयागराज जेल में ट्रांसफर किया जाए। हालांकि ये भी एक संभावना है कि उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करने के बाद अगर इनको ट्रांसफर किया जाता है या नहीं, क्योंकि अतीक अहमद ने इससे पहले भी एक याचिका दी हुई है कि उनको अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल से ट्रांसफर न किया जाए। उनको खुद को अपना एनकाउंटर होने की आशंका भी है। उनकी पत्नी शाइस्ता ने भी इस प्रकार की आशंका को आगे बढ़ाया हुआ है। उसको लेकर कहीं ना कहीं समझा जा रहा है कि जिस तरह से न्यूज इंडिया ने सबसे पहले परसों रात, शुक्रवार की रात, गुजरात के 17 जेलों में, राज्य भर के 33 जिले में 17 जेलों में जो छापेमारी थी गृह राज्य मंत्री ने करवाई थी, उसमें सबसे बड़ा मामला यही था कि अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में छापेमारी हो। मैं आपको बताऊं कि सूरत की लाजपुर जेल में नारायण साईं बंधक है, आसाराम बापू का बेटा, वहां भी छापेमारी की गई थी और कई कैदियों ने अपने पास रहे कुछ जो संदिग्ध चीजें हैं वो मतलब जिस तरह से अगर छापेमारी लेट हो उसके चलते आगजनी भी की थी जेल के भीतर। ये जो रिपोर्ट है और आग की वीडियो है वो गृह राज्य मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी सबमिट करवाया है कल शाम, देर शाम। कुल मिलाकर देखा जाए सबसे पहले सबसे आगे न्यूज इंडिया अतीक अहमद की खबरों पर आगे रहा है। 15 दिन पहले ही हमने वहां से वॉक थ्रू करके जताया था कि सारा का सारा मामला जो है उमेश पाल हत्याकांड का यहाँ से ही दूरी संचार हुआ है और जेल के भीतर मोबाइल करके अतीक अहमद ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक सूचना दी थी और उस सूचना के तहत उमेश पाल का जो मर्डर हुआ है उसी को लेकर उसके बाद लगभग 15-20 दिन के बाद, महीने भर के बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात की जेलों में छापेमारी की और 17 जेलों में छापेमारी करने के पश्चात 36 जितने मोबाइल भी बरामद हुए। केवल मोबाइल बरामद नहीं हुए, उसके साथ साथ कई संदिग्ध जो नशीली चीजें हैं वो भी बरामद हुई। लेकिन मेहुल खबर ये भी आ रही है कि आज लाया जा सकता है, आज भी हो सकता है कि जो अतीक अहमद है उसको एसटीएफ लेकर रवाना हो जाए प्रयागराज के लिए। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है? देखिए, इसकी पड़ताल और पूछताछ हम भी कर रहे हैं। 1 घंटे के भीतर हम भी साबरमती जेल पहुंच जाएंगे और वहां से जो जेल अधीक्षक हैं KNL राव, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और गृह राज्य मंत्री से भी हमारी बात करने की कोशिश होगी। अगर वो किसी कार्यक्रम में बेंगलुरु में बिजी नहीं है तो उसकी जानकारी भी हम न्यूज इंडिया के दर्शकों को अपनी ओर से तुरंत ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, नीरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नीरज, कितना अहम रहेगा, क्योंकि अभी एसटीएफ पूछताछ कर रही है साबरमती जेल में, लेकिन प्रयागराज लाया जा सकता है अतीक अहमद को? जी बिल्कुल, बेहद अहम है और ख़ास तौर पर अतीक अहमद के लिए ये बेहद जो इम्पॉर्टेंट पल होगा, क्योंकि अतीक अहमद ने पहले ही कह रखा है कि उसकी जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। उसको डर है, उसके परिवार को डर है और इसके लिए उन्होंने कोर्ट की भी शरण ली थी, वहाँ एप्लीकेशन भी दी थी। लेकिन 28 तारीख को एक पुराने मामले में पेशी होनी है, तो इसके लिए जो पुलिस है वहाँ गई है, उससे पूछताछ फिलहाल कर रही है और पूछताछ के बाद जो भी जेल मैनुअल के जो भी काम होते हैं, जो भी लिखा पढ़ा होती है, उसके बाद अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की तैयारी। और ये माना जा रहा है कि आज ही अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाया जाएगा। नीरज, लेकिन इसमें कई आशंकाएं भी जताई जा रही थी ना, अतीक अहमद की फैमिली की तरफ से जताई जा रही थी कि उनको शिफ्ट ना किया जाए। अतीक अहमद खुद नहीं चाहता कि उसको प्रयागराज लाया जाए। और इसमें एक और बात है, क्योंकि जो यूपी सरकार है उनके कई मंत्रियों की तरफ से ऐसी बातें हुई, गाड़ी पलट जाती है, जैसा कि हमने विकास दुबे के केस में देखा था। तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक भय जो है, एक डर जो है, वो अतीक अहमद के दिल में घर कर चुका है। निश्चित तौर पर देखिए, डर तो है और डर के कारण ही ये बात कही गई है कि उसकी जो पेशी है वो जेल से हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार आश्वस्त किया है कि अगर जो आरोपी है वो भागने की कोशिश ना करे, उसके लोग उसको छुड़ाने की कोशिश ना करे। चूंकि आप देखिए अतीक अहमद किस तरह का दुर्दांत अपराधी है कि उसने प्रयागराज में दिन दहाड़े अपने शूटरों को भेजकर उमेश पाल की हत्या कराई। तमाम CCTV फुटेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरह से उसने कितने दुर्दांत तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके अलावा ये कोई एक केस नहीं, इसके अलावा सैकड़ों केस है, 100 से अधिक मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर हैं जो कि आपराधिक मामलों में है। उनमें कभी न कभी उसे सजा सुनाई जा सकती है। 40 सालों का उसका जो क्राइम का इतिहास रहा है प्रयागराज में, चकिया इलाके में, वो 40 सालों का इतिहास रहा है। न केवल अतीक अहमद बल्कि अतीक अहमद के
परिवार के सभी सदस्य, चाहे उसके दोनों बेटे हों या तीसरा बेटा हो जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, इसके अलावा उसका भाई अशरफ है और उसकी वाइफ जो है शाइस्ता परवीन, उसके जो साले हैं सद्दाम, ये तमाम लोग आपराधिक मामलों में यानी पूरा परिवार अपराधों में नीरज, यहाँ पे कितना बड़ा अपराधी अतीक अहमद, उसके लिए पुलिस के लिए भी चुनौती रहेगी उसको सुरक्षित प्रयागराज लाना। जी नीरज, जो गुर्गे थे अतीक अहमद के, उनकी संपत्ति जो अवैध संपत्तियां थी उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई, उस्मान का एनकाउंटर हो गया, 2 एनकाउंटर इसमें हो चुके हैं, लेकिन जो असद है अतीक अहमद का बेटा वो अभी भी फरार है। और ऐसे में अगर अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाता है तो तमाम जो आरोपी थे उमेश पाल हत्याकांड में, जिनकी सीसीटीवी में जिनकी तस्वीरें कैद हो गई थी, उनको पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है यूपी पुलिस को और एसटीएफ को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जो भी अपराधी भागे हैं, जो भी शूटर्स हैं, वो सब अतीक अहमद के बनाए हुए पहले से प्री प्लान तरीके से वो भागे हुए हैं। तो एसटीएफ इसी बात की पूछताछ भी कर रही है, तमाम जो क्वेश्चनियर हैं वो लेके गई है, तमाम सवालात करेगी जो एसटीएफ है और जो पुलिस है प्रयागराज की, और उसके बाद साथ ही साथ उसको साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि आज थोड़ी देर बाद जो भी जेल मैनुअल के जो नियम कानून हैं उनको पूरा करने के बाद प्रयागराज की पुलिस अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज लाएगी और वहां पर जो पुराना मामला है 28 तारीख को उस मामले की सुनवाई होनी है और ये माना जा रहा है कि उसमें अतीक अहमद को सजा भी हो सकती है। तो इसलिए नियम कानून से और कानून के दायरे में उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को प्रयागराज ला रही है। जी हाँ, मेहुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मेहुल, जब हमने देखा था कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, छापेमारी की गई थी, कई ऐसी चीजें रही होंगी, अतीक अहमद से कौन मिलता है, मोबाइल फोन्स की खासकर जांच कि आखिर कहीं जेल के अंदर जिस तरीके से जो दुर्दांत अपराधी होते हैं उन तक मोबाइल फोन पहुंचा दिया जाता है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे, कौन मिल रहा है, कौन बातचीत कर रहा है, यह भी जरूर खंगाला होगा उस वक्त टीम ने। उसी की रिपोर्ट कल देर शाम गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके उसका वीडियो भी न्यूज इंडिया ने चलाया है कि किस तरह से गुजरात के गृह राज्य मंत्री डीजीपी विकास सहाय और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठक में मौजूद थे। जिस तरह से हमने बताया कि जिस तरह से सूरत की लाजपोर जेल में आगजनी की कोशिश की गई ताकि जो पुलिस की कार्रवाई है या छापेमारी है पुलिस की, उसको कुछ वक्त तक रोका जाए ताकि जो कैदी अंदर बने हुए हैं वो अपना जो अवैध सामान है उनको इर्द गिर्द कर ले। उसके लिए पुलिस की कार्रवाई में रोड़ा डालने के लिए सूरत की लाजपोर जेल में आगजनी कैदियों के द्वारा की गई थी। उसकी भी एक वीडियो गृह राज्य मंत्री ने जारी की, गृह मंत्रालय ने जारी की, वो भी न्यूज इंडिया ने दिखाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ जो 40 पैकेट गांजा बरामद हुआ है, 26 जितने मोबाइल बरामद हुए हैं। ये जाहिर सी बात है कि जेलों से जो दुर्दांत माफिया है वो अपना काम निपटाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो ये सवाल न केवल वही है पर जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है कि जेलों में इतनी बड़ी मतलब साबरमती जैसी सेंट्रल जेल में मोबाइल का बेजा इस्तेमाल होना ये सबसे बड़ी बात है। और इसी मामले को लेकर क्योंकि अतीक अहमद यहाँ पर है और अतीक अहमद के मामले को लेकर ही गुजरात सरकार भी इतनी संवेदनशील है, क्योंकि इस तरह से अगर मोबाइल से सूचना दी जाती है उत्तर प्रदेश में और इसके बाद अगर उमेश पाल का हत्या हो जाता है तो ये जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप था अतीक अहमद का, उसमें जो सूचनाएं दी गई थी वो बेशक साबरमती सेंट्रल जेल से चली थी। और इसी का खुलासा न्यूज इंडिया ने सबसे पहले किया था कि साबरमती सेंट्रल जेल से अतीक अहमद ने जो सूचना दी थी उसके आधार पर उमेश पाल की सरा जाहिर हत्या की गई है। और उसके बाद इतने लंबे अरसे के बाद ये जो मेहुल यहाँ पर अब एक सवाल ये भी है कि अभी तो पूछताछ कर रही है एसटीएफ और जैसे कि खबरें आ रही है कि शायद प्रयागराज लाया जाएगा, प्रोसीजर क्या रहेगा? अभी तो कागजात दिखाए और पूछताछ शुरू हो गई जो कि यूपी पुलिस और गुजरात पुलिस के बीच में बातचीत हो गई, लेकिन अगर लाएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? और जो खबर आ रही है कि सड़क मार्ग से लाया जाएगा, अतीक अहमद को अगर लाया जाता है तो सड़क मार्ग होगा, हवाई मार्ग से नहीं लाया जाएगा। बिल्कुल सड़क मार्ग होगा। और जो अतीक अहमद ने उनके परिजनों ने ये जो याचिका दायर की है वहां पर उत्तर प्रदेश में, उसके तहत यही कहा गया है कि अगर अतीक अहमद को जेल से बाहर पुलिस ट्रांसफर वारंट से लाती है तो उनकी भी गाड़ी पलट हो सकती है और उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। खुद अतीक अहमद ने अपने एनकाउंटर की भीति भी
दर्शाइए हाईकोर्ट में एक हलफनामा करते हुए। अब देखना ये होगा अगले एक घंटे के भीतर न्यूज इंडिया पहुंच जाएगा साबरमती जेल के बाहर, और वहां से हम आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। जेल अधीक्षक से बात करने की कोशिश करेंगे। यूपी एसटीएफ के कोई जो अफसर है वो अगर बाहर आते हैं और बातचीत करते हैं तो इस पर भी न्यूज इंडिया की निगरानी रहेगी बेशक। पर मुझे नहीं लगता कि आज के दिन ही, क्योंकि गृह राज्य मंत्री खुद गुजरात में नहीं है, आज वो बेंगलोर में किसी निजी कार्यक्रम में है, सरकारी कार्यक्रम में है, और ऐसे में वर्बली टेलीफोनिक अगर मंजूरी मिले, ये मुझे संभव निजी तौर पर नहीं लगता है। बतौर पत्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि गृह राज्य मंत्री वर्बली इंफॉर्मेशन देके, ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से कोई उनको सूचना आ जाए, टेलीफोनिक सूचना आ जाए और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो बेंगलोर से अगर सूचना देते हैं तो बात अलग है। रवि, नीरज मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, ये एक थ्योरी जरूर सामने आ जाती है, कई बार जो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं वो कह देते हैं कि अगर लाएं और गाड़ी पलट सकती है, जैसा कि विकास दुबे के केस में देखा गया है। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पूछताछ, और अतीक अहमद के केस में, उमेश पाल मर्डर के केस में पूछताछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनकाउंटर तो शायद किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब आप दुर्दांत अपराधी को लाएं जिसने की पूरी यहां पे वारदात को जो है अंजाम दिया, उसकी जो प्लानिंग थी उसको अंजाम दिया, उससे कई सवाल जवाब ऐसे होंगे, कई अहम सवाल जवाब ऐसे होंगे जिनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी कई आरोपी फरार हैं और उनको पकड़ना लगता है सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। जी बिल्कुल, सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े जाए, और वो तभी पकड़े जाएंगे जब जो पूछताछ है वो होगी। पूछताछ के बाद ही तमाम चीज़ों से पर्दा जो अभी ढका हुआ है वो पर्दा उठेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि सारी प्लानिंग अतीक अहमद ने बनाई थी, सारी प्लानिंग अशरफ ने बनाई थी, तो यानी इन लोगों को पता है कि वो अपराधी कहाँ गए होंगे, क्योंकि इनके ही बताए गए ठिकाने पर वो सभी अपराध करने के बाद, उमेश पाल हत्याकांड करने के बाद वो सभी चले गए होंगे और इन्हीं के संरक्षण में होंगे, ये पुलिस मान कर चल रही है। तो जाहिर सी बात है जब अतीक अहमद से पूछताछ होगी तब वो सभी अपराधी जो कि दिख रहे हैं सीसीटीवी में, वो सभी तभी पकड़े जाएंगे जब पूछताछ में पूरा सच सामने आएगा। और रही बात इनकाउंटर इस तरह की तमाम चीज़ों की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को भी पता है कि उसे नियम और कानून से चलना है, और किसी भी तरह से अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदार भी यही पुलिस होगी। और रही बात जो बार बार उदाहरण दिया जाता है विकास दुबे का, तो विकास दुबे के जांच में भी ये बात साफ हो गई है कि विकास दुबे किस तरह से भागने की कोशिश कर रहा था, एक पुलिस वाला उसमें घायल भी होता है और उसके बाद उसको रोकने के लिए फायर किया गया था। ये चीजें जांच में साफ हो चुकी हैं जो कि कानूनी दायरे में हैं। बाकी कौन से नेता किस तरह के बयान देते हैं ये उनका अलग पक्ष है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को भी पता है कि अगर किसी तरह की हरकत होती है या गलत तरीके से कोई कार्य होता है तो उन्हें पता है कोर्ट में जवाब देना है। तो इसलिए एक बड़ी टीम गई है और पूरी सुरक्षा के साथ उसको प्रयागराज लाने की तैयारी है। यहां पर एक और सवाल है नीरज, जो अशरफ अतीक अहमद का भाई है उसको भी प्रयागराज लाया जा सकता है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर, जो कि जनरली पुलिस करती है, दो आरोपियों को आमने सामने बिठाती है, सवालात उनसे करती है और फिर पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश करती है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम बातें ऐसी है जो कि अशरफ को पता है, चूँकि 11 तारीख को 11 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी सभी शूटरों के साथ वो अशरफ ने की थी। कमांड अतीक अहमद का रहता था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसी में सारे लोग जुड़े हुए थे। और इस बार कमान जो है अतीक ने अपने तीसरे नंबर के बेटे असद को दी थी और असद इस समय फरार है। और जब अशरफ और अतीक से पूछताछ होगी उसके बाद ही ये बात सामने आएगी कि आखिर जो शूटर है उसके बाद उनके भागने की, उनके जो सेफ पैसेज उसकी व्यवस्था कैसे की गई थी, क्योंकि ये लोग खुद नहीं कर सकते इतनी बड़ी व्यवस्था, क्योंकि इन्हें ये सिर्फ शूटर थे। उसके बाद इनको कांड करने के बाद और भागने की सारी व्यवस्था का इंतजाम इन्हें ही, इनके आकाओं को ही करना होता। तो ये आखिर कहां पर हैं, किस मांद में छुपे हैं जहां पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही। तो ये सारी बातें तभी सामने आएंगी जब अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ होगी। और इसीलिए जो प्रयागराज पुलिस है वो गई है, पुराना एक मामला है, अतीक के ऊपर एक नहीं 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो उसमें तमाम मुकदमों में उसको सजा होनी है। तो उसके लिए 28 तारीख को जिस मामले में सजा होनी है उसी मामले में प्रयागराज पुलिस उसको लेने गई है और 28 तारीख को उसको प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है। मेहुल, आपने एक बात कही कि हो सकता है कि शायद आज जो है वो डिपोर्ट ना किया जाए। आज
प्रयागराज वापस ना भेजा जाए अतीक अहमद को। एक रीजन आपने ये दिया कि हर्ष सांघवी क्योंकि यहां पर नहीं है, वो अपने निजी कारणों से, निजी वजह से किन्हीं कार्यक्रमों में शिरकत करें तो उनकी सिग्नेचर क्योंकि होम मिनिस्टर उनका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और शायद सबसे जरूरी चीज ये भी है कि द डिस्टेंस, रात में ट्रेवल करना शायद पुलिस इतना प्रेफर ना करे और हो सकता है कि कल सुबह या अगली सुबह उस वक्त डिपोर्ट किया जाए, उस वक्त भेजा जाए अतीक अहमद को प्रयागराज। मेहुल। बिल्कुल रवीश, जिस तरह से विधान भवन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, उस वक्त से ही अतीक अहमद या उनके गुर्गे या उनका गिरोह सत्ते में आ गया है। उनकी पत्नी शाइस्ता जो है, उन्होंने उसी वक्त ठान लिया था कि हो सकता है कि अतीक अहमद को गुजरात से सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश लाया जाए, इसलिए उन्होंने याचिका दायर की थी। खुद अतीक अहमद ने याचिका दायर की है और ये कहा है कि उनको गुजरात से बाहर न ले जाया जाए, क्योंकि उनको आशंका है कि कभी भी किसी वक्त उसका भी विकास दुबे की तरह एनकाउंटर हो सकता है। उसी पूरे मामले को लेकर जब मैंने बताया कि आज गृह राज्य मंत्री बेंगलोर में है हर्ष सांघवी, हमारी उनसे भी बात करने की कोशिश होगी कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और गुजरात पुलिस किस तरह से इस मामले को देखेगी। पर सबसे अहम बात है, सबसे अहम जानकारी है, जो साबरमती सेंट्रल जेल में अतीक अहमद 2019 से बंद है और उसके बाद अब जो ये मामला साबरमती सेंट्रल जेल से निर्देश दिया गया था कि उमेश पाल को इस तरह से ढेर किया जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि उन गुर्गों ने उमेश पाल की हर रोज की आवाजाही पर निगरानी भी रखी थी और कुछ लगता है कि रेकी भी की होगी के तहत ये उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया है उनके मर्डर पे। अब देखना ये होगा कि यूपी एसटीएफ जो है वो पिछले जी बिल्कुल मेहुल, रेकी की होगी और पूछताछ लगातार जारी है। अतीक अहमद से यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेहुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे। वॉशिंगटन डीसी में खालिस्तानी समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है। इंडियन एम्बेसी के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन में आपने देखा होगा, लंदन में हंगामा किया था, खालिस्तानी समर्थकों ने झंडा हटाने की कोशिश की थी। अब बात हम अमेरिका की कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल में प्रदर्शन करते हुए नजर आए खालिस्तानी समर्थक। प्रदर्शन कवर करने गए भारतीय पत्रकार पर भी हमला कर दिया। पत्रकार ललित झा पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया। ललित झा के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन कर रहे खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय पत्रकार ललित झा पर हमला कर दिया। पत्रकार ललित को गंदी गंदी बातें सुनाई और पीटा। ये घटना तब हुई जब वो भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। वहीं ट्वीट कर भारतीय पत्रकार ने यूएस सीक्रेट सर्विस को अपनी रक्षा करने और अपना काम करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी समर्थकों ने उनके बाएं कान पर 2 डंडे मारे। मदद करने के लिए धन्यवाद, वरना मैं हॉस्पिटल से ट्वीट नहीं लिख रहा होता। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। किन्नर समाज को सशक्त करने की बड़ी पहल, मुंबई में खुला पहला ट्रांसजेंडर सैलून। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किन्नर समाज को सशक्त करने की बड़ी पहल सामने आई है। ट्रांसजेंडर सैलून यहां पे खोल दिया गया है। सैलून में ट्रांसजेंडरों को ट्रेनिंग के साथ नौकरी भी दी जाएगी। जैनब नाम की एक ट्रांसजेंडर ने ये सैलून जो है वो शुरू किया है। किन्नर समाज को सशक्त करने की पहल है। मुंबई में पहला ट्रांसजेंडर सैलून खोल दिया गया है। जैनब खुद किन्नर समाज से आती हैं और उन्होंने ही सैलून की शुरुआत की है। मुंबई में शुरू हुए ट्रांसजेंडर सैलून को 7 ट्रांसजेंडर चला रहे हैं। जैनब किन्नर समाज के लोगों के लिए ये सब कर रही हैं। उनका कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि किन्नर समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। इस एक कदम से किन्नर समाज के लोगों को हौसला मिलेगा। इसके साथ ही जैनब ने कहा कि इस सैलून में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ट्रेनिंग के साथ काम भी दिया जा रहा है। मुंबई में ट्रांसजेंडर सैलून को ड्यूश बैंक और बॉम्बे के रोटरी क्लब के सहयोग से खोला गया है। ट्रांसफॉर्मेशन सैलून है, तो यहाँ तो लोगों की ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इतना बढ़िया मसाज हो रहा है, इतना बढ़िया सैलून बना है। इन्होंने मिलजुल के बनाया है, बहुत प्रेम से बनाया है और हमारा सपोर्ट इनके साथ है कि इनका वेंचर सक्सीड हो, ये सक्सीड हो। यही रोटरी और रोटरी क्लब और डॉइच बैंक ने सोचा कि इन लोगों के व्यवसाय के लिए इन्हें क्या सपोर्ट दिया जा सकता है कि ये आत्मनिर्भर हों, ये अपने आप अपने पांव पे खड़े रहें
और अपना फ्यूचर खुद बनाएं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए कि मैंने सब। जहाँ तक ट्रांसजेंडर या हिजड़ा किन्नर समुदाय के बारे में बात किया जाता है, अक्सर हमें कहा जाता है जब हम सिग्नल पे मिलते हैं उनको शादी ब्याहों में, तो हमसे पूछा जाता है तो आप कुछ अलग क्यों नहीं करते। और हमेशा जो सिस्टम के बाहर अगर आप रहते हैं तो आपसे कहा जाता है आप अलग क्यों नहीं करते। तो यही हमारा एक प्रयास है कुछ अलग करने के लिए, एक ऐसी विचारधारा लाने के लिए कि हम पिछड़ित नहीं हैं, हम भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकते हैं अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी दे तो।